वेलकम टू आलोक सर अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर मोशन के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स इन द चैप्टर, हम स्टडी करेंगे कौन कौन से टॉपिक को हमें इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, speed, velocity, accelerated and deaccelerated motion, equation of motion, graphical representation of motion, and finally uniform circular motion. Okay, so let's start with introduction. तो फर्स्ट टॉपिक है अपना रेस्ट। A body is said to be in state of rest when its position does not change with respect to a reference point or with respect to a time. तो एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर कोई बॉडी है, लेट कंसिडर अ बॉडी, ठीक, इज प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस। तो इस बॉडी का मास है m, ठीक, और ये बॉडी के पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट। ओ रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन है O टू A, और ये पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, तो वी कैन से दैट द बॉडी इज इन रेस्ट। बॉडी है मेरा रेस्ट के केस में। अगर ये पोजीशन चेंज होता जाए, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द बॉडी इज इन मोशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है पॉइंट मोशन। A body is said to be in state of motion when its position change continuously with reference to a point, with respect to a reference point and with respect to or with respect to time. Means अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका पोजिशन चेंजेस हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी इज इन मोशन। या कोई बॉडी का पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट या बॉडी है वो मोशन के केस में है। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। डिपेंड कर रहा है पाथ फॉलो पे, कौन कौन से पाथ को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पाथ फॉलोड द मोशन आर थ्री टाइप्स। सर्कुलर मोशंस मीन्स सर्कुलेटरी मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो किसी सर्कल को फॉलो करते हुए, सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए। लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। एंड थर्ड इज ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, जिसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। किसी एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करे, मतलब कभी इधर मोशन करे, कभी लेफ्ट टू राइट मोशन करे या अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन करे, तो हम इसको बोलते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझना है कि आपने कभी देखा होगा कोई रॉड हो, ठीक है, और उसको हम यहाँ से पकड़ के होल्ड करके खींच के छोड़ दें तो ये वाइब्रेट करने लगता है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की बात हम करते हैं तो क्वांटिटी हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मीन्स अगर किसी भी बात कर, जैसे किसी भी क्वांटिटी की बात कर रहे हो, अगर उस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो उसको हम बोलते हैं वो स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई न्यूमेरिकल टर्म हो, जैसे मैंने बोला 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई डिस्टेंस को डिफाइंड कर रहा है, और 5 किलोमीटर मीन्स उसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 किलोमीटर। ठीक, अब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं आया तो ये हो गया एक स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला 5 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया, तो इट्स मीन दैट ये स्पीड को शो कर रहा है। तो स्पीड, डिस्टेंस, ये सब जो क्वांटिटीज होती हैं ये सब होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। वाइल इफ यू टॉक अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी मीन्स डायरेक्शन भी इंक्लूड होना चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन तो हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर?
मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो हम बोलते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। एग्जाम्पल पे समझना है, एग्जाम्पल जैसे हो सकता है, मैंने बोला यू हैव टू मूव द 5 किलोमीटर या 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन क्लियर हो गया कि नॉर्थ में ही मूव करना है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स वेक्टर क्वांटिटी मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंबाइंड होते हैं उसमें, ठीक है, दोनों होते हैं, बोथ। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं, एग्जांपल जैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी भी क्या होगा मेरा, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और भी एग्जांपल्स है, ये आपको होमवर्क हो गया, आप इसको सर्च करके मतलब नोटबुक में नोट डाउन करोगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमारा चैप्टर का पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम पढ़ने वाले हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस पढ़ते हैं। द डिस्टेंस द एक्चुअल लेंथ और पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बताना चाहें तो बता सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर। मतलब ए टू बी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है ए से बी की ओर, ठीक है, तो वो ए टू बी तक जितने भी लेंथ ऑफ पाथ को कवर्ड करेगा वही क्या हो जाएगा मेरा एक्चुअल में डिस्टेंस कहलाता है। ठीक, the actual length or length traveled by an object during its journey from initial position, एग्जाम्पल के तौर पे A से B, इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था डिस्टेंस रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक, ओडोमीटर जो यूज हम करते हैं, ओडोमीटर यूज होता है व्हीकल्स में, जो कि यूज करता है मतलब मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करके बताता है। ठीक है, तो ओडोमीटर इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस। डिस्टेंस रिमेन्स पॉजिटिव नॉट जीरो और नेगेटिव। कभी भी डिस्टेंस मेरा जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक पर्सन है, वो ए टू बी मूव किया, मतलब अभी वो इनिशियल स्टेज पे था ए पे, ठीक है, इनिशियल पोजीशन उसका ए है। अब ए से फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसने 1 स्टेप फॉरवर्ड मूव किया, एंड आफ्टर दैट वो 2 स्टेप बैकवर्ड गया, तो 1 2। क्लियर। अभी मैंने इस पॉइंट को दे दिया सी, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने टोटल 3 स्टेप मूव किए। ठीक है, 1 फॉरवर्ड और 1 और 2 बैकवर्ड, बट टोटल हम ऐड करते हैं। डिस्टेंस कभी भी मेरा नेगेटिव नहीं जाता। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल में डिफिनेशन तो ये होता है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, जितना उसने लेंथ कवर्ड किया, तो 1 फॉरवर्ड गया 2 बैकवर्ड गया, तो टोटल उसने 3 स्टेप मूव किए। तो यहाँ पे डिस्टेंस मान लो अगर 1 स्टेप इक्वल टू 1 मीटर, देन 3 स्टेप इक्वल टू 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 मीटर। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, वो ए से मूव करे बी पे और बी से वापस आ गया ए पे, तो भी जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब उसने वो 2 स्टेप मूव किया, यानी 2 मीटर मूव किया। 1 स्टेप इक्वल टू 1 मीटर। तो ठीक है, क्लियर। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल, राम ट्रेवल 60 किलोमीटर, राम ट्रेवल करता है 60 किलोमीटर, तो ये उसका एक्चुअल में डिस्टेंस दिखा रहा है, डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है। नाउ वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। और ओडोमीटर जो यूज होता है व्हीकल्स में, वो क्या होता है, वो डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है। क्लियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सिंपल टर्म में डिफाइन करना चाहे तो हम ये बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट वे होता है, शॉर्टकट होता है। ठीक है, द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अभी पहले पढ़े थे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें आया था डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वाइल इन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेरा जो है
मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होते हैं। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, हमने पढ़ा था अभी जस्ट बिफोर बिफोर स्लाइड्स में कि जो होता है डिस्टेंस वो कभी भी जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट डिस्प्लेसमेंट के केस में हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बताया था वही इनिशियल पोजीशन हम मान लेते हैं कि एक पर्सन है यहाँ पे, उसने 1 स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव किया, ए पे आ गया, ये पोजीशन है ओ, एंड 2 स्टेप बैकवर्ड गया। पहले तो 1 स्टेप फॉरवर्ड गया और 1 स्टेप बैकवर्ड आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका, जीरो। वाइल डिस्टेंस क्या होगा, 2 स्टेप, 1 फॉरवर्ड 1 बैकवर्ड, टोटल 2 स्टेप उसने मूव किया। बट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है सीधे सीधे इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, हम वहीं पे आ गए जहाँ से चले थे, तो इसका मतलब मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अच्छा, प्लस का समझने का मतलब लीनियर स्टेट में, लीनियर पाथ में हम मोशन कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में जैसे मान लो ओ टू ए हमने मूव किया, तो 1 स्टेप गए तो 1 मीटर, मैंने मान ला 1 स्टेप इक्वल टू 1 मीटर। तो इसका मतलब इस केस में मेरा डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 1 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या मिला, पॉजिटिव। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ। अब हम देखो सेम कंडीशन एक और लेते हैं कि हमने ओ से मूव करना शुरू किया था और ए पे गए 1 स्टेप फॉरवर्ड, और उसके बाद 2 स्टेप बैकवर्ड आ गए पॉइंट बी पे। अब हम चेक करेंगे कि हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस कितना आ रहा है, और वही एक्चुअल में मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इनिशियल पोजीशन मेरा यहाँ पे था, फाइनल पोजीशन यहाँ पे है। तो अब हम इनिशियल पोजीशन से 1 स्टेप बैकवर्ड में है, यानी हम निगेटिव डायरेक्शन में चले गए। तो यहाँ पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -1 मिलेगा, यानी नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू, अच्छा इससे एक इस और पॉइंट निकल के आया था कि अभी मैंने देखा था 1 स्टेप फॉरवर्ड गए थे तो डिस्टेंस आया था 1 मीटर, और उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी क्या आया था, 1 मीटर। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, ठीक है। और वरना हर केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, लॉन्ग, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्ट, यानी उससे छोटा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं, क्लियरली कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, या तो फिर उससे कम वैल्यू मिलेगा, या तो लेसर देन होगा, या तो इक्वल हो सकता है, या फिर लेस देन भी होगा, लेस देन डिस्टेंस के। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। राम ट्रेवल 60 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। तो इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन इंक्लूड कर देते हैं तो वही क्या हो जाएगा, मेरा वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट का एक जनरल फॉर्मूला होता है जो बताता है कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो बताता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दें। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जानना है तो हम करेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो कि इंडिकेट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर, नाउ जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now, we have to read about the difference between the distance and displacement. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वहाँ पे यहाँ पे हम डिस्टेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्टेंस का कॉलम बनाया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कॉलम बनाया है। तो जैसा कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा डिस्टेंस होता है, स्केलर क्वांटिटी, वाइल डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो मैंने डिफिनीशन इनका क्लियर कराया था पॉइंट्स के टर्म्स में, वो आपका डिफरेंस के तौर पे भी काम करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। अभी आपने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस में भी जीरो हो सकता है क्या, ऐसा नहीं होता।
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हर केस में क्या मिलता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, डिस्टेंस जीरो हो सकता है कब, हम मूव ही ना करें। ठीक है, हम मूव ही ना करें, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। तो हमेशा कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, हाँ जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, फिर टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, तो दो डिफरेंस हमने क्रिएट कर लिया अभी कि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी जीरो होता है, और क्या क्या उसमें मतलब क्या क्या वैल्यू हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो, ये सब हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, डिस्टेंस का एक्चुअल में डिफिनेशन जो होता है, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम उसको वो भी लिख सकते हैं डिस्टेंस में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में हम बता सकते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम इसमें दे सकते हैं कि 60 किलोमीटर्स मूव कर रहा है राम या कोई पर्सन, और 60 किलोमीटर नॉर्थ साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्लियर हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डायरेक्शन नहीं होगा ओनली मैग्नीट्यूड होगा तो उस केस में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स में बी सेम और डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ। ये सब पॉइंट्स हैं, आप एक बार इसको स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे अब हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना रीड करते हैं, अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक बॉडी है वो ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस है 10 मीटर, स्टार्टिंग इट्स इनिशियल पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमको बताना है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो चलिए एक सर्कुलर सा पाथ बनाते हैं। ठीक, और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर सॉरी। ये हो गया पॉइंट ओ, ये हो गया पॉइंट ए, और ये मूव कर रहा है सेमी सर्कुलर पाथ बोला है मीन्स पॉइंट बी। ये पॉइंट हमसे इस सेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है मीन्स हम ऐसे फिगर बनाएंगे, पॉइंट है ओ, ए और बी, मोशन हो रहा है ए से बी की ओर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इनका रेडियस है 10 मीटर। तो चलिए चेक करते हैं, हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कितना होगा सेमी सर्कुलर मोशन के केस में और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, वो बहुत ईजी होता है। तो ये अगर 10 है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है, तो ये भी रेडियस है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 10 मीटर होगा। तो अब मैं पूछूं कि ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ए पे और ये मूव करते करते आ गया पॉइंट बी पे, तो इसके बीच का शॉर्टकट कौन सा रास्ता होगा, ये वाला शॉर्टकट बी, और ए से बी का टोटल वैल्यू कितना है 20 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 20 मीटर। क्लियर, चलिए एक तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो फिर से समझते हैं, चलिए एक शॉर्टकट क्वेश्चन का हमारे जवाब दे दीजिए कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल, और हम उसके सरकमफेरेंस पे पूरा पॉइंट ए से स्टार्ट करके वापस पॉइंट ए तक आ जाएंगे, तो हम कितना ट्रेवल करेंगे, सरकमफेरेंस के इक्वल यानी 2 पाई आर, इफ रेडियस इज आर, 2 पाई आर डिस्टेंस हम कवर कर लेते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मूव करते करते वापस यहाँ पे आते हैं, बट हमने जो है सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो किया, मतलब इसका हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी इसी को हम डिवाइड कर दे किससे, 2 से, यानी उस केस में जो मेरा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, पाई इंटू आर, पाई इंटू आर। रेडियस कितना है मेरा 10 मीटर, और पाई, पाई का वैल्यू चाहे तो आप यहाँ पे रख के वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं 3.14। ठीक है, अदरवाइज रिमेन्स सेम, इसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, लिव इट 10 पाई आंसर लिख के छोड़ देंगे, वरना अगर हम कैलकुलेट करते तो आंसर क्या आता, 10 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 रखते तो आता 31.4 मीटर। उस केस में टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर किया सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए, तो 31.4 मीटर के अप्रॉक्स इक्वल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना प्रॉब्लम।
A body travels 4 kilometers towards north, then to his right, and travels another 4 kilometers before coming to rest. Calculate total traveled, total distance traveled and total displacement. क्वेश्चन को समझते हैं फिर से। देखिए कह रहा है कि एक बॉडी है वो ट्रेवल करता है 4 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो 4 किलोमीटर जाता है, उसके बाद वो राइट टर्न लेता है और फिर ट्रेवल करता है 4 किलोमीटर। ठीक, अब इस केस में हमको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो सोच के आप बताइए, ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, आप ओ से बी तक गए तो ओ से ए गए, फिर ए से बी गए ना, तो 4 + 4 यानी टोटल 8 किलोमीटर। आपने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया और वही क्या हो गया मेरा टोटल डिस्टेंस के इक्वल। आपने 8 किलोमीटर ट्रेवल किया। नाउ अब हम बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये वैल्यू था 4 किलोमीटर, ये भी वैल्यू है 4 किलोमीटर। अब हमको चाहिए शॉर्टकट। हम यहाँ पे हैं ओ पे, इस ओ से हम ए गए और ए से बी गए, बट हमको ए ओ से बी पॉइंट पे डायरेक्ट जाना है, तो हम ये शॉर्टकट वे फॉलो कर ले। हाँ, और ये मेरा कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से अकॉर्डिंग ये मेरा बेस हो गया, मान लीजिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हाइपो। हाइपो को कैलकुलेट करना है तो हम निकाल देंगे रूट में पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू दोनों सेम सेम है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट में 4 स्क्वायर यानी 16 अब प्लस 16, तो 16 + 16 यानी 2 × 16 कर दें, 2 टाइम्स हो गया 16, ठीक है, वो भी रूट में। तो रूट 16 का वैल्यू कितना होता है 4, रूट 16 2 × 16, रूट 16 हम निकालेंगे तो आएगा 4√2 मीटर। ये एक्चुअल में क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट बता दिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये शॉर्टकट था ना अपना शॉर्टकट, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। पहले केस में हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे वैल्यू, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हमको वी हैव टू यूज द पाइथागोरस थ्योरम, हमको पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। चलिए, नाउ जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ वी स्टडी अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बात करते हैं पहले यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, मीन्स पॉइंट ओ, ए, बी, सी, और ईच का बीच का डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और इनके बीच ओ टू ए मूव करने में टाइम लग गया 5 सेकेंड, 5 मिनट, सॉरी 5 मिनट, और सबके बीच ऐसा 5 मिनट लगे, तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन या मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन, कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो इनके बीच ग्राफ प्लॉट करें डिस्टेंस का टाइम से, तो वो हमको कैसा मिलेगा, लीनियर मिलेगा, ठीक है, लीनियर मिलेगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। क्लियर। चलिए इसको ऐसा समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट था वो मूव कर रहा था, यहाँ पे मैंने टाइम दिखा दिया, टाइम एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया। पॉइंट हो गया ओ, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा 2 4 6 8 10। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 सेकेंड में या 1 मिनट में वो 2 किलोमीटर जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसे मिलेगा। फिर 2 का 4 से ऐसे, 6 का 3 से,
8 का 4 से, दोनों लाइन को मीट कराते चलेंगे, 10 का 5 से। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स, अगर इन पॉइंट्स को हम मिलाते हुए ड्रॉ करें लाइन, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? अच्छा, अगर ऐसा ना हो कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करे, तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट भी अपना वही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इन दिस टाइप्स ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट या बॉडी जो होता है वो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। एग्जांपल से, जैसे मैंने ऐसे लाइन ड्रॉप किया, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिसको बोलते हैं लीनियर मोशन। पॉइंट हो गया ओ, 1 मीटर, 2, 3, 4, ये मैंने टाइम दिखा दिया, एक्सिस पे डिफाइन कर रहे हैं, 3, 1, 2, 3, 4, सॉरी 1, 2, 3, 4, और ये मैंने दिखा दिया डिस्टेंस। ठीक है, इस केस में मैं से यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वन मिनट में 3 मीटर गया एंड नेक्स्ट 2 मिनट में वो 6 मीटर गया। ठीक है, बट नेक्स्ट थ्री मिनट तक उसने टोटल 10 मीटर कवर किया। तो इधर इंटरवल चेक कर रहे हैं 2 का आ गया, इधर चेक कर रहे हैं 5 का आ गया, और बाकी टाइम तो सबका सेम इंटरवल आ रहा है। तो इसका मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स में इसने अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया, जिसके वजह से ये मोशन हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और यहाँ पे उसने चला 5 किलोमीटर, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, और सब में टाइम सेम लग गया, 5 मिनट ही मान लीजिए, या 1 आवर मान लेते हैं, 1 आवर। तो 1 आवर में 5 किलोमीटर गया, फिर नेक्स्ट 1 आवर में वो 7 किलोमीटर गया, तो डिस्टेंस अनइक्वल होता गया। नेक्स्ट 1 आवर में 8 किलोमीटर गया, नेक्स्ट 1 आवर में 10 किलोमीटर गया। तो एक्चुअल में उसमें सब में अगर 5 चलता तो हम बोल सकते थे कि वो इक्वल, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है टाइम को कांस्टेंट रखते हुए भी वेरिएशन आ रहा है, जिसकी वजह से मोशन क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो मोशन करते करते ऑब्जेक्ट ने अपना स्पीड को बढ़ा लिया हो, ठीक है, एक्सेलेटेड हो गया हो, और या फिर डाउन कर लिया हो, डी एक्सेलेटेड हो गया हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग स्पीड, और बोल सकते हो डिक्रीजिंग स्पीड, तो यहाँ पे जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक्सेलेटेड एंड डी एक्सेलेटेड। व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद टाइम, उसका मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन एक्सेलेटेड। ठीक है, डी एक्सेलेटेड मतलब डिक्रीज कर रहा हो, व्हेन मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ साथ, टाइम इंटरवल के साथ साथ उसका मोशन डिक्रीज हो, तो उसको हम बोल सकते हैं वो डी एक्सेलेटेड केस में है। एग्जाम्पल अभी समझे थे जस्ट, कि पहले में 5 किलोमीटर चला था, फिर वो 7 किलोमीटर चला सेम टाइम ऑफ इंटरवल में, तो यानी यहाँ पे उसने स्पीड अपना इंक्रीज किया। ठीक है, अच्छा वो नेक्स्ट 4 में, नेक्स्ट मतलब टाइम में, नेक्स्ट 1 आवर में वो 4 किलोमीटर चले, तो पहले के रिस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस डाउन गया, यानी स्पीड उसने कम कर लिया था। तो इसी को बोलते हैं एक्सेलेटेड एंड डी एक्सेलेटेड। यहाँ पे एक्सेलेटेड हो गया, यहाँ पे डी एक्सेलेटेड हो गया। क्लियर? चलिए, कुछ ग्राफ है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमको मिलता है लीनियर ग्राफ, और एक्सेलेटेड होगा तो इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग तो डी एक्सेलेटेड, इंक्रीजिंग मीन्स एक्सेलेटेड। ठीक है, ये बता रहा है कि मेरा इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में डिस्टेंस मेरा क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो गया, फिक्स्ड हो गया, फिक्स है यहाँ पे, कांस्टेंट हो गया। टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस क्या हो रहा है, फिक्स है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। कल हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके,
तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।